हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। एक मूवी आई थी ऋतिक रोशन की और नाम था गुजारिश। 2010 में ये मूवी आई। यहाँ पे एक आर्टिस्ट का रोल प्ले कर रहे हैं और पैरालाइज्ड ये हो जाते हैं और फाइनली बात चलती है कि ये डेलिबरेटली अपनी लाइफ को एंड करना चाह रहे हैं। डेलिबरेटली अपनी लाइफ को एंड करना चाह रहे हैं, उस पर फिर जो भी है ये मूवी आगे बढ़ती है। तो जब भी कोई व्यक्ति बहुत ऐसी मेडिकल कंडीशन में है या फिर सीवियर पेन के अंदर है जहाँ पे वो डेलिबरेटली अपनी लाइफ को एंड करना चाह रहा है, तो उसके लिए एक टर्म यूज होता है, वो है यूथनेशिया। यूथनेशिया एक वर्ड यूज होता है जहाँ पे कोई भी व्यक्ति अगर डेलिबरेटली अपनी लाइफ है उसको एंड करना चाह रहा है। चर्चा में क्यों है यूथनेशिया? रिसेंटली अभी आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे एक डिसीजन है रिगार्डिंग दीज गाइडलाइंस। तो उसको देखेंगे क्या इंडिया के अंदर जो यूथनेशिया है वो लीगल है या फिर इलीगल है। यूथनेशिया में भी दो तरह के हैं। एक आता है आपका एक्टिव यूथनेशिया, जिसके अंदर जो पेशेंट है, मान लीजिए कोई टर्मिनली इल पेशेंट है, कोमा में वो पेशेंट चला गया है या बहुत ही सीवियर पेन के अंदर है, उसको लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे रखा गया है। तो दो तरह से होगा। एक तो डॉक्टर वहाँ पे कोई ऐसा कुछ इंजेक्ट करेंगे, कोई टॉक्सिन होगा, उसको बॉडी में इंजेक्ट किया जाएगा और उस जो पेशेंट है उसकी वहाँ पे डेथ हो जाएगी। तो ये तो हो गया एक्टिव यूथनेशिया, जहाँ पे असिस्ट किया जा रहा है प्रोफेशनली। आप देखेंगे डॉक्टर्स यहाँ पे असिस्ट कर रहे हैं। कई जगह पे इसको जो है असिस्टेड सुसाइड भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे हम इसको एक्टिव यूथनेशिया की श्रेणी में रखेंगे। दूसरा है जहाँ पे कोई पेशेंट है, उसको लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे रखा है, मान लीजिए वेंटिलेटर पे रखा हुआ है, आप वेंटिलेटर हटा दीजिए, पेशेंट की डेथ हो जाएगी। तो ये आपका दूसरी श्रेणी वाला जो यूथनेशिया है ये आता है पैसिव यूथनेशिया में। तो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी 2018 के अंदर 2018 में पैसिव यूथनेशिया, जहाँ पे हम जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है उसको हटा रहे हैं, उसको विड्रॉ कर रहे हैं, मान लीजिए कोई एंटीबायोटिक्स दी जा रही है वो बंद कर दी, वेंटिलेटर पे सपोर्ट है वो बंद कर दिया, तो उस तरह का जो यूथनेशिया है उसकी वजह से जो लाइफ एंड हो रही है उसको यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में लीगलाइज कर दिया था। अभी वापस न्यूज में क्यों है? वापस न्यूज में इसलिए है कि अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने जो 2018 वाला जजमेंट है उसमें जो गाइडलाइंस दी थी उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है, क्योंकि वो गाइडलाइंस बहुत स्ट्रिक्ट थी। क्या चेंजेस हुए हैं, क्या नहीं हुए हैं, ये सब चीज़ें देखेंगे। लिविंग विल क्या होती है जो 2018 में जिसका मेंशन किया सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में, उसकी भी चर्चा होगी। आगे हम बढ़ें उससे पहले एनसीईआरटी का एक फाउंडेशन बैच कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो डेफिनेटली यू कैन बी द पार्ट ऑफ दिस बैच कोर्स। 1 फरवरी से ये बैच कोर्स स्टार्ट हो रहा है। 3 महीने का बैच कोर्स रहेगा। 6 से 12th क्लास की एनसीईआरटी इसमें कवर की जा रही हैं और इसकी फीस है 3999। सब्सक्रिप्शन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इस टेलीग्राम के थ्रू भी आप प्राप्त कर सकते हैं। यूज द कोड RB Live टू गेट मैक्सिमम अवेलेबल डिस्काउंट एंड पर्सनल गाइडेंस। यूथेनेशिया पे हम इंडियन व्यू पॉइंट पे आए, क्योंकि देखिए यूथेनेशिया को लेकर डिबेट लीगल भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल भी है, इथिकल भी है, मॉरल पर्सपेक्टिव आ जाते हैं, रिलीजियस पर्सपेक्टिव यहाँ पे आ जाते हैं, सिविलाइजेशनल वैल्यूज की बात होती है, क्योंकि काफ़ी सारे देश हैं जहाँ पे इस चीज़ को गलत नहीं माना जाता है। फाइन, आप देखेंगे कि अगर सुसाइड परमिट किया जा रहा है, कोई व्यक्ति अपनी लाइफ को एक बहुत ही डिग्निफाइड वे में एंड करना चाह रहा है। कई जगह पे आपने देखा होगा जापान में समुराई जो होते थे उनको भी अधिकार होता था, रादर देन ह्यूमिलिएटिंग डेथ वो इस तरह से चूज कर सकते हैं। तो हर सिविलाइजेशन का, हर देश का अपना क्राइटेरिया है। अगर हम बात करें यूरोप के बहुत सारे देश हैं, नीदरलैंड्स है, लग्जमबर्ग है, बेल्जियम है, इवन ऑस्ट्रिया इज देयर, स्पेन इज देयर, जहाँ पे यूथेनेशिया को जो एक्टिव यूथेनेशिया है, जिसे हम असिस्टेड सुसाइड भी अब यहाँ पे कह सकते हैं, इसको लीगल माना जाता है, मतलब ये अलाउ किया जाता है। यूएसए, अमेरिका के कुछ स्टेट्स के अंदर आप देखेंगे अलाउ किया जा रहा है, कुछ स्टेट्स में अलाउ नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका में हर स्टेट का अपना अपना अलग अलग कानून है इस मामले में। यूके के अंदर इसको अलाउ नहीं किया जा रहा है, इसको इक्विवेलेंट टू मर्डर माना जा रहा है, तो वहां पे बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। हमारा जो ओवरऑल फोकस रहेगा इंडिया के ऊपर रहेगा कि इंडिया के अंदर इसको लेके क्या व्यू पॉइंट है। सुप्रीम कोर्ट का डेफिनेटली यहाँ पे 3 से 4 जजमेंट हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, जिनकी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। देखिए सबसे पहले ये मामला 1994 के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास आता है, जहां पे आईपीसी की एक धारा है, आईपीसी का सेक्शन है 309। इस आईपीसी सेक्शन के अंदर जो अटेम्प्ट टू सुसाइड होता है उसके लिए प्रिजन का प्रावधान है कि उसको जेल होगी अगर कोई अटेम्प्ट टू सुसाइड कर रहा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये 94 वाला जो केस है ये है रतिनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो प्रोविजन है आईपीसी का 309 ये बहुत ही
क्रूअल प्रोविजन है, बहुत ही क्रूर और इररेशनल लॉजिक के परे ये प्रोविजन है। अगर कोई अटेम्प्ट टू सुसाइड के इस तरीके से जा रहा है तो उससे सोसाइटी को कोई नुकसान नहीं है, कोई सोसाइटी पे बुरा प्रभाव पड़ रहा है, या ये किसी रिलीजन, पब्लिक पॉलिसी, मॉरलिटी के भी अगेंस्ट में नहीं है। तो ये जजमेंट दिया रतिनाम वाले में 94 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन 2 साल के अंदर ही यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही फैसला बदल दिया। 96 में जजमेंट आता है और यह है ज्ञान कौर वाला जजमेंट, ये नाम याद रख सकते हैं, ज्ञान कौर 1996। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आर्टिकल 21 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ, जो हमें जीने का अधिकार दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो राइट टू लाइफ है उसके अंतर्गत हम राइट टू डाई का जो राइट है वो नहीं मान सकते, कि आपको अपनी लाइफ को एंड करने का भी अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे इसको खारिज कर दिया। फिर ये दोबारा मामला कोई डिसीजन यहाँ पे नहीं निकल पाया। फिर एक केस यहाँ पे बनता है 2011 में। देखिए अरुणा शानबाग जो है, ये बॉम्बे के अंदर एक नर्स थी और सेक्सुअल असेल्ट का शिकार ये होती हैं, यौन उत्पीड़न का शिकार होती हैं, और फाइनली एक तरह की जो वेजिटेटिव स्टेट है, एक तरह से आप कह सकते हैं कोमा के अंदर ये रही। तो 73 से लगातार ये क्या है, कोमा के अंदर थी। लगभग आप देखोगे 35 से 40 साल तक लगातार कोमा की स्थिति में है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि इंडिया के अंदर ये चीज़ क्लियर नहीं थी, कोई इसको लेके कानून नहीं था, तो फिर इनको जो है लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे रखा जा रहा था। लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे इनको रखा जा रहा था। 2011 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे अरुणा शानबाग वाला जो केस है इसको एक अलग केस कंसीडर करके यहाँ पे अलाउ किया कि इनका जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है उसको आप हटा दीजिए, और इस तरह से। तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेशिया को अलाउ यहाँ पे किया, और 40 साल बाद इस तरह से ये पूरा केस निपटा। लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कोई क्लियर कट गाइडलाइन नहीं दी कि बाकी केसेस में क्या होगा, क्योंकि अरुणा शानबाग वाला एक स्पेशल केस यहाँ पे बन रहा था, बहुत लंबे समय से ये चर्चा में था। तो यहाँ पे स्पेशल केस देखते हुए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट रहा पैसिव यूथेनेशिया को अलाउ करना। लेकिन मेजर यहाँ पे जो व्यू पॉइंट आएगा वो आएगा 2018 के अंदर। 2018 में जजमेंट आएगा जो कि इंपॉर्टेंट है। उससे पहले हम देखें कि जो लॉ कमीशन है उसकी भी एक रिपोर्ट थी 2006 के अंदर। लॉ कमीशन की तरफ से ये पूरा ये रिपोर्ट रखा गया, और इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि जो अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड है इसको, है ना, इट डिड नॉट कंस्टिट्यूट एन अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड अंडर सेक्शन 309। फाइन, इसको भी कहा गया। और 2008 में वापस से लॉ कमीशन ने यहाँ प्रयास किया, हालांकि एक ड्राफ्ट बिल बन के ही तैयार हो गया, इस पर कोई कानून नहीं आया। क्योंकि अगर किसी चीज़ पे कोई कानून नहीं आ रहा है, जैसा सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि इसके ऊपर डेफिनेटली कानून आना चाहिए, जब तक कानून नहीं आएगा तब तक सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है वही फाइनल वर्ड है, वही कानून के रूप में काम करेगा। तो फाइनली मैटर आता है 2018 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास में, और सुप्रीम कोर्ट इस मैटर की सुनवाई करते हुए कहता है कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत, जो कि राइट टू लाइफ है, उसके अंदर व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो ट्रीटमेंट का राइट है वो रिफ्यूज कर सकता है। फाइन, उसको जो एक डिग्निफाइड अगर हम देखें राइट टू डाई विथ डिग्निटी, इसको भी फंडामेंटल राइट 21 में इंक्लूड किया गया। फाइन, तो एक डिग्निफाइड वे के अंदर अगर आप मृत्यु का अधिकार चाह रहे हैं, उसको आर्टिकल 21 जो कि फंडामेंटल राइट है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2018 वाले जजमेंट में इंक्लूड किया है। तो इसके अंतर्गत अब क्या होगा, अगर कोई व्यक्ति टर्मिनली इल है ना, इस तरह की पेनफुल सिचुएशन में जहाँ पे वो नहीं चाहता कि वो कंटिन्यू करे आगे, तो वहाँ पे उस व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो अपनी लाइफ को एंड करने के लिए जा सकता है। इसका क्या मतलब हुआ, पैसिव जो यूथेनेशिया है, जहाँ पे वो व्यक्ति है, वो व्यक्ति मना कर देगा कि नहीं मुझे ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, तो अगर उसको ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा तो उसकी लाइफ वैसे ही एंड हो जाएगी। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेशिया को अलाउ कर दिया। तो 2018 के जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेशिया को अलाउ कर दिया, लेकिन कुछ कंडीशन के साथ में। क्या कंडीशन रही, कंडीशन ये है कि जो पर्सन है, फाइन, जो भी व्यक्ति है, उनको लग रहा है कि फ्यूचर में ऐसी स्थिति हो सकती है, क्लियर, या फिर ऐसी स्थिति होती है, तो क्या करना है जब आप मान लीजिए वो व्यक्ति कोमा में चला जाएगा, तो क्या आगे करना होगा। तो उसके लिए उसको एक डॉक्यूमेंट लिखना होगा जिसे हम लिविंग विल कह रहे हैं। लिविंग विल में क्या होगा, एक तरह का डॉक्यूमेंट है जिसमें ये स्पेसिफाई किया जाएगा व्हाट एक्शन शुड बी टेकन अगर वो व्यक्ति उस मेडिकल कंडीशन में जाता है जहाँ पे वो खुद के फैसले लेने में सक्षम नहीं है, तो फिर क्या करना होगा। तो ये रिटन डॉक्यूमेंट पे अगर उस व्यक्ति ने लिखा हुआ है तब तो काम चल जाएगा, अगर नहीं लिखा हुआ है तो उसके रिलेटिव हाई कोर्ट जाके परमिशन ले सकते हैं। लेकिन ये जितना लिखा है उतना आसान नहीं है,
क्योंकि अगर उस व्यक्ति ने अपनी लिविंग विल लिखी है कि अगर कोमा की ऐसी ऐसी स्थिति होती है तो मेरा जो भी लाइफ सपोर्ट सिस्टम है उसको विड्रॉ कर लिया जाए, ऐसा लिखा है। इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में गाइडलाइन दी कि अगर ऐसा है तो जो पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं डॉक्टर, वो एक बोर्ड बनाएंगे जिसमें 3 डॉक्टर होंगे और 3 डॉक्टर्स के पास 20 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये जो डॉक्टर्स का बोर्ड है ये पहले देखेगा कि क्या वाकई में वहां पे हटाने की जरूरत है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटाने की जरूरत है। फिर अगर ये बोर्ड यस कर देता है तो दूसरा बोर्ड बनेगा कलेक्टर के अंडर में, जो भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उनके अंडर में ये दूसरा बोर्ड बनेगा। वहां पे चीफ मेडिकल ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट के जो हैं वो होंगे। फिर ये कलेक्टर के द्वारा जो बोर्ड है ये जब यस कर देगा उसके बाद में रोल आता है मजिस्ट्रेट का। मजिस्ट्रेट के पास ये आपका जाएगा, फिर मजिस्ट्रेट वहां पे पेशेंट को विजिट करेंगे, फिर वो वहां पे उसको अप्रूव करेंगे, एक तरह का काउंटर साइन किया जाएगा कि यहाँ पे अप्रूवल देना है या नहीं देना है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये कहाँ से आया, 2018 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, उसकी गाइडलाइन से निकल के आया कि ऐसा ऐसा प्रोसेस ये रहेगा। तो अब यहाँ पे जो भी जो फरियादी हैं या जो पटिशनर्स हैं वो कह रहे हैं कि 2018 वाला ये जो पूरा प्रोसेस है ना ये बहुत कम्बरसम है, बहुत उलझा हुआ, बहुत कॉम्प्लेक्स है, बात बन नहीं पा रही है। तो क्या आप इसको ईजी कर सकते हो? तो जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, जिस कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो इसी कॉन्टेक्स्ट में है कि ये जो डिफिकल्ट प्रोसेस है सुप्रीम कोर्ट ने ईजी कर दिया है। यहाँ पे क्या गाइडलाइंस है, लेटेस्ट गाइडलाइन अगर आप देखोगे, एक तो जो रिक्वायरमेंट थी है ना, 2 बोर्ड बनाने की रिक्वायरमेंट थी, आप देखोगे एक फिजिशियन डॉक्टर्स बना रहे हैं, एक कलेक्टर के लेवल पे बन रहा है। तो अब यहाँ पे 2 बोर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक ही बोर्ड बनेगा, हॉस्पिटल के लेवल पे बोर्ड बनेगा। पहले डॉक्टर्स को जरूरत था कि 20 साल का एक्सपीरियंस और 5 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहेगा। पहले कोई टाइमलाइन स्पेसिफाई नहीं था कि बोर्ड जो है कब अपना डिसीजन देगा, हो सकता है 1 महीना हो, 6 महीना, 1 साल, कितना भी टाइम हो। अब है कि 2 दिन के अंदर विद इन 48 आवर्स आपको यहाँ पे मेडिकल बोर्ड को अपना डिसीजन देना होगा कि हाँ या ना। क्लियर? तो ये एक बहुत अच्छा इन्होंने कर दिया। इसके अलावा देखोगे और क्या यहाँ पे ऐड किया है, पहले ये था कि विटनेस एंड सिग्नेचर बाय द मजिस्ट्रेट, वो मजिस्ट्रेट वाले सिग्नेचर की जरूरत थी। अभी कोई नोटरी होगा या गजेटेड ऑफिसर है उनके सिग्नेचर से भी काम चल जाएगा और मजिस्ट्रेट को यहाँ पे पहले अप्रूवल की जरूरत होती थी, अभी केवल इंटीमेशन, वहाँ पे उनको सूचना देना कंपलसरी है। अगर यहाँ पे हॉस्पिटल बोर्ड बनाने से मना कर देता है तो क्या होगा, हॉस्पिटल बोर्ड बनाने से मना कर देता है तो जो रिलेटिव हैं व्यक्ति के, जो यूथेनेशिया चाह रहा है व्यक्ति, अपनी लाइफ को डेलिबरेटली एंड करना चाह रहा है, उसके जो रिलेटिव हैं वो हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं, हाई कोर्ट स्पेशल मेडिकल टीम यहाँ पे बनाएगा। तो ये पूरा इशू है जिसको हमने यहाँ पे देखा है, इंपॉर्टेंट है, यूथेनेशिया को लेकर डिबेट चलती है, पेपर 4 में भी ये रहेगा, इसके जो इथिकल मॉरल पर्सपेक्टिव है उस पर भी चर्चा रहेगी। लेकिन यहाँ पे आज हमने इसका लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव देखा है और पैसिव यूथेनेशिया को लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आप जस्टिफाई कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 21। तो दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर हियर। सेशन का जो PDF है, इसके अलावा और जो फ्री क्लासेस के लिंक है वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पे प्राप्त हो जाएंगे। टेलीग्राम पे नाम डाल के आप सर्च कर लेना। अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, यू कैन बी द पार्ट ऑफ अनअकैडमीज प्लस प्लेटफॉर्म, जहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने सफलता प्राप्त की है। घर बैठे आप UPSC की तैयारी कर सकते हैं एंड अभी आपको 20% ये डिस्काउंट मिल रहे हैं सभी जो प्लान्स हैं उस पर। यूज द कोड RBLIVE टू गेट दीज ह्यूज डिस्काउंट्स एंड पर्सनल गाइडेंस। सब्सक्रिप्शन लेना कैसे है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या फिर टेलीग्राम पे भी आपको लिंक मिल जाते हैं। अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लान चूज कीजिए, देन पुट दिस कोड एंड यू आर रेडी टू गो। नया बैच आज ही से स्टार्ट हुआ है, इसके लिए एनरोल आप कर सकते हैं। ऑफलाइन सेंटर ऑल्ड राजेंद्र नगर में हो रहा है, जहाँ पे पूरा ऑफलाइन बैच चल रहा है। यू कैन बी द पार्ट ऑफ दिस बैच कोर्स ऑल्सो। 0% EMI आप ऑप्ट कर सकते हो। फ्री इंटरव्यू गाइडेंस के लिए भी जा सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं। सो दिस इज ऑल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। हैव ए ग्रेट डे।